बिंदु की बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे जिसमें हम कुछ नियमों से परिचित हो चुके हैं। बात करें सबसे पहले सैगोस के नियमों का हमने अध्ययन किया। उसके बाद आपके पास सम और परिउपसर्ग के साथ में क्रिया धातु का नियम आया और अंतिम जो दो नियम रहे हैं वो रहे हैं हलंत में के बाद स्पर्शी तथा अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के योग के। यहाँ तक की बात पूरी हो चुकी थी। आज हमारा जो नियम आरंभ होगा वह होगा तय और दय का। तय और दय के नियम। तय और दय के नियम हेडिंग डाल दीजिए, तय एवं दय के नियम। अब पहले इस चीज को सुने कि तय और दय इन दोनों को एक साथ लेने की वजह क्या है, इन दोनों को एक साथ लिखने की वजह क्या है। हमें पता है कि तय वर्ण और दय वर्ण ये दोनों कौन से वर्ग के हैं, दंत्य वर्ग के वर्ण हैं। कौन से वर्ग के हैं, दंत्य वर्ग के। आपने कभी पढ़ा हो तो एक उपसर्ग आता है उद और यदा कदा हम लिखते हैं कौन सा, उद। सबसे पहले यह भ्रम हमें दूर करना होगा कि इन सा है उद माना जाता है या उद माना जाता है। पहली स्थिति ध्यान दीजिए, ये दोनों समानार्थी उपसर्ग हैं। इन दोनों का एक समय में एक ही उपसर्ग लिखा जाएगा। या तो आप उद को ही प्रयोग कर सकते हो या फिर उद को ही प्रयोग में ले सकते हो। ऐसा नहीं कि उद और उद दोनों एक साथ आपको विकल्प में मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक चीज। अब इसकी वजह क्या है कि तय को दय बना रहे हो। हमने जाना था पहला नियम जब मैं आपको पढ़ा रहा था, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, हमें पता है तय वर्ग का पहला वर्ण क्या है, तय। यदि वर्ग का पहला वर्ण किसी भी सैकोस वर्ण के साथ जुड़ता है तो तय किसमें बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, अब समझ में आ गया होगा तय का दय क्यों बनता है, तय का दय क्यों बनता है। लेकिन फिर भी यदि आपको कहा जाए कि इन दोनों में किसी एक का चयन करना है तो उपसर्ग कौन सा होता है, मूल उद है। कौन सा है, उद। लेकिन हिंदी में प्रचलित कौन सा है, उद। समझ में आ गया। आगे मैं एक ऐसा नियम भी लूंगा जिसमें उद को ही उद में बदलकर देखेंगे, जिसमें उद को ही उद में बदलकर देखेंगे। ठीक ऐसा ही एक उपसर्ग और आता है सत और सद। इन दोनों में भी भ्रम रहता है कि सद होगा या सत होगा, तो हम प्रयोग में कौन सा लेते हैं, सत लेते हैं। कौन सा लेते हैं, सत। लेकिन यदि आगे सैगोस वर्ण हो तो तय किस में बदल जाता है दोस्तों, दय में बदल जाता है। तय किस में बदल जाता है दोस्तों, दय में बदल जाता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी क्या। अब आते हैं अपने नियम पे। ये वो चीज थी जो आपको बताना आवश्यक थी, किसके लिए, तय और दय के नियम से संबंधित। नियम क्या होंगे उससे पहले एक बार सुनो। हमारे पास पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण या तो तय होगा और या फिर क्या होगा, तय होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्योंकि हमें पता है संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास दो शब्द योग करेंगे और इनमें ही क्या होता है, कोई ना कोई बदलाव होता है। इनमें तय या दय वर्ण होगा और उसके साथ हम योग करने वाले हैं जय या छह का। हम इसके साथ योग करने वाले हैं जय या झय का। हम इसी तय या दय के साथ योग करने वाले हैं टय और ठे का। इसी तय और दय के साथ योग करने वाले हैं डय और ढे का। इसी तय और दय के साथ योग करने वाले हैं लय वर्ण का और इसी तय और दय के साथ योग करने वाले हैं तालव्य सय वर्ण का। अब किताबें हम पढ़ते हैं, गाइडें हम पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इन सभी को एक ही नियम में जोड़ दिया जाता है। इन सभी को एक ही नियम में जोड़ दिया जाता है, खिचड़ी सी बनाकर रख दी जाती है। हमें इन सबको अलग अलग पढ़ना होगा। केवल एक नियम बनेगा तय और दय के साथ किसका, जय या छह वर्ण का योग होगा। जय या छह वर्ण का योग हो तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा दोस्तों, जय में बदल जाता है। अर्थात सुनना, इस नियम को मैं परिभाषा के शब्दों में बोल रहा हूं कि यदि तय या दय वर्ण के साथ, यदि तय या दय वर्ण के साथ तालव्य वर्ण जय छह का योग होता है तो तय या दय जो भी हो अपने ही स्थान पर जय वर्ण में आदेश हो जाएगा। अर्थात इन दो वह बनेगा क्या, तय या दय के बाद यदि जय या झय वर्ण का योग होगा, तय या दय के बाद यदि जय या झय वर्ण का योग होगा तो ऐसी स्थिति में तय या दय जो भी होगा, अब यहाँ पर हमने पहला लिया तो यहाँ भी कौन सा लेंगे, पहला। अर्थात तय या दय के स्थान पर क्या वर्ण आदेश हो जाएगा, जय वर्ण आदेश हो जाता है। जय वर्ण आदेश हो जाता है। फिर अगला जो नियम आएगा क्या, तय या दय के बाद योग किसका हो, तय या ठे का। तो ऐसी स्थिति में तय या दय के स्थान पर क्या बना लेंगे, तय बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों, तय बना लेंगे। ऐसे ही तय या दय के बाद, तय या दय के बाद ठे या ढे वर्ण का योग हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या बदल जाएगा दोस्तों, तय वर्ण आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, तय वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बात आगे करें क्या कि यदि तय या दय के बाद लय वर्ण का योग हो, अब यहाँ पर दो नहीं है एक ही है, तो तय या जो भी होगा अपने स्थान पर किसमें बदल जाएगा दोस्तों, लय में बदल जाएगा। और अंतिम जो रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, तय या दय के बाद तालव्य सकार। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्यों है सुनो। तय और दय के साथ च या छ का योग किया तो हमने केवल तय और दय में बदलाव किया है च का।
तय और दय के साथ जब जय और झय का योग करेंगे तो तय और दय का बदलाव किया जय में। यदि तय और ढय के साथ योग होगा तो तय बदलेगा, तय और ढय का योग होगा तो डय में बदलेगा, लय का योग होगा तो तय को हमने लय में बदल दिया। लेकिन ये एकमात्र ऐसा नियम होगा, अब तक देखिए हम योग के चिन्ह के ठीक पहले वाले अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही बदलाव कर रहे हैं, बाद वाले वैसा का वैसा लिख दिया, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं और यहाँ भी कोई बदलाव नहीं, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन तय और दय के साथ जब तालव्य सकार का योग होता है तो तय और दय का तो बनता है चय। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है, इस तालव्य सकार के स्थान पर छह वर्ण आदेश हो जाएगा। कौन सा वर्ण आदेश होगा? छह वर्ण। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो तालव्य सकार है इसे भी हम बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? छह वर्ग के दूसरे वर्ण में। छह वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? छह। इन दोनों को जोड़कर हम लिख सकते हैं छह छह। क्या आदेश हो जाएगा? छह छह आदेश हो जाएगा। अब यह नियम एक ही था लेकिन इसके हमने छह टुकड़े कर लिए, अलग अलग बांटे के अलग अलग नियम लिखेंगे और अलग अलग इससे उदाहरण हल करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब हम आरंभ करते हैं तय और दय के साथ किसका योग दोस्तों? छह और छह का। तो हमारे 9 नियम हो चुके थे। देखिए नियम नंबर 10। सुनिए, मैं केवल इस एक नियम को परिभाषा के शब्दों में लिखवाऊंगा, उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है? नियम नंबर 10 लिखो। यदि यदि तय हलंत या दय हलंत, मतलब तय और दय को लिखना है स्वर रहित। यदि तय दय के साथ छह या छह वर्ण का योग हो, यदि तय दय के साथ छह या छह वर्ण का योग हो तो तय या दय अपने स्थान पर छह में बदल जाते हैं। छह में बदल जाते हैं। पुनः बोल रहा हूं पूरी पंक्ति को ध्यान से सुनना। यदि स्वर रहित तय या दय के साथ छह छह वर्ण का योग हो तो स्वर रहित तय दय अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा? छह में बदल जाता है। इसी प्रकार की शब्दावली अग्रिम 5 नियमों तक रहेगी। आगे जो तय और दय से संबंधित हम 5 नियम और पढ़ेंगे उसी में इसी प्रकार से आप नियम बनाकर लिख सकते हो। लेकिन हमें अब सभी के नियमों को परिभाषा के शब्दों में न लिखकर इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। क्या लिखा है? तय या दय के साथ, अर्थात तय या दय के साथ छह और छह वर्ण का योग हो। किसका योग हो दोस्तों? छह या छह वर्ण का योग हो। तय या दय अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? अर्थात छह में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? छह में बदल जाता है। अब एक बार उदाहरण समझिए, उसके बाद लेखन कार्य आरंभ करेंगे। जैसे शब्द लिया है उच्चारण। शब्द क्या है दोस्तों? उच्चारण। इसका विच्छेद क्या होगा? उद्योग चारण। ध्यान देना, विकल्प में आपको उद प्लस चारण भी मिल सकता है, उद प्लस चारण भी मिल सकता है। लेकिन आगे एगोस है तो एगोस में, जब सेगोस में तो आप पहले का तीसरा बनाते हो तो एगोस में तीसरे का क्या बनाएंगे? पहला बना देंगे। समझ में आया? हमें चाहिए था पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? हम इसे चाहे तो तय को अलग लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है? चा और उसके बाद में है रे और न। नियम यहाँ पर लग रहा है क्या? यदि स्वर रहित तय या दय के बाद छह या छह वर्ण का योग हो तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाता है दोस्तों? छह में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों? छह में बदल जाता है। इधर क्या रहा? उ। और आगे क्या लिखा हुआ है? चारण। सबको जोड़ेंगे, देखो उ। अब ये आधा है, आगे इसको स्वर नहीं मिल रहा। खड़ी पाई के वर्ण को यदि आधा लिखना हो, खड़ी पाई का वर्ण है आधा लिखना हो तो ये खड़ी पाई हटा देंगे। ये लो जी, छह आधा हो गया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? चारण। उच्चारण से पुनः हमने क्या प्राप्त कर लिया? उच्चारण प्राप्त कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आई दोस्तों? और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे शब्द आता है सचेष्टा, शब्द आता है सचित। सचेष्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य प्लस है चेष्टा। सचित का क्या हो जाएगा? सत्य भी कर सकते हो, सत्य भी कर सकते हो, ध्यान रखना ना। चित्त। शब्द आता है जैसे उच्छेद। उच्छेद का क्या होगा? उपयोग छेद। एक शब्द आता है दोस्तों जैसे शरचंद्र। क्या आता है? शरचंद्र। इसका क्या हो जाएगा? शरद प्लस चंद्र। शरद प्लस चंद्र। तय या दय में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, तय या दय में से कुछ भी लिखा जा सकता है। शरचंद्र का मतलब हो गया सर्दी का चांद, सर्दी का चांद, शरद ऋतु का चंद्रमा। यह हमारा कौन सा है दोस्तों? नियम नंबर 10। इसे आप फेर कीजिए।
आगे बढ़ा जा सकता है। नियम नंबर 10 तो हमने अभी पढ़ा है, क्या है कि यदि तय या दय के साथ जय छह वर्ण का योग हो तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाता है दोस्तों, जय में बदल जाता है, जिसके कुछ हमने उदाहरण भी देखे हैं। अब बात आती है क्या अगला नियम, तय और दय के साथ किसका योग होगा, जय या जय वर्ण का, किसका योग होगा दोस्तों, जय और जय वर्ण का होगा। यहां तक की बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 11। अब हम इस नियम को पूर्ण शब्दावली में न लिखकर छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं, क्या यदि स्वर रहित तय या दय के बाद, यदि स्वर रहित तय या दय के बाद योग किसका हो दोस्तों, जय या जय वर्ण का होता है, तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाएगा, जय में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों, जय में बदल जाता है। शब्द आता है सज्जन, विच्छेद क्या होगा इसका, सतयोग जन होगा, सतयोग जन होगा। हमें चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो से के साथ हम तय का योग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, जय, और जय के साथ योग किसका हो रहा है, नए वर्ण का, किसका हो रहा है, नए वर्ण का। हमें पता है स्वर रहित तय या दय के बाद जय या जय वर्ण हो तो तय अपने ही स्थान पर किसमें आदेश हो जाएगा, जय में आदेश हो जाता है। किसमें आदेश हो जाता है दोस्तों, जय में आदेश हो जाता है। इधर क्या रहा, से, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जय, और जय के बाद में है न। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़कर लिख देंगे से। अब ये जय वर्ण स्वर रहित है, खड़ी पाई का वर्ण यदि आधा है तो खड़ी पाई हटा के आधा लिख देंगे, आगे बचा हुआ कैसे लिख दिया जाएगा, जन लिख दिया जाएगा, सज्जन। एक और शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द आता है इसमें दोस्तों, क्या, उज्ज्वल। यह आपको संधि विच्छेद में भी पूछ सकता है, पुत्र प्लस है ज्वल। ज्यादा जो अवसर आते हैं इस शब्द के, यह हमें शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है दोस्तों, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। इसमें क्या करता है, इसके जो गलत रूप होते हैं, जो अशुद्ध रूप होते हैं, या तो एक ही जय लिख करके लिख देगा, ये अशुद्ध होता है, या फिर क्या करता है, दूसरे वाले जय को क्या लिख देता है, पूर्ण लिख देता है। क्या लिख देता है, पूर्ण लिख देता है। यदा कदा ऐसा भी विकल्प हमें देखने को मिल जाता है जिसमें दोनों वर्ण पूरे लिख दिए जाते हैं। ऐसा तो देखते ही गलत हो जाता है। यह भ्रांतिवश बहुत सारे विद्यार्थी मेरे दोस्त टिक कराते हैं, लेकिन यह भी क्या है, अशुद्ध है। यह भी क्या है, अशुद्ध है। इस प्रकार से उज्ज्वल से ही उज्ज्वला भी बनता है दोस्तों। क्या बनता है, उज्ज्वला, और एक और आता है उज्ज्वला। कैसे भी आए, उच्च प्लस ज्वाला और उच्च प्लस ज्वाला होगा, इसका समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द आता है, वृत्तझनकार। वृत्तझनकार, इसका विच्छेद होता है दोस्तों, वृत्त प्लस झनकार, वृत्त प्लस झनकार। एक और शब्द आता है दोस्तों, यावत जीवन। क्या आता है दोस्तों, यावत जीवन, आजीवन इसका पर्यायवाची होता है, बिल्कुल, यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद जय जय का योग हो तो तय या दय जो भी होगा अपने स्थान पर किसमें आदेश हो जाता है, जय वर्ण में आदेश हो जाता है। लिख लीजिए मित्रों। यहां तक की बात समझ में आई। जय और दय के साथ जय जय का योग होगा तो जय बनेगा, जय और जय का योग होगा तो जय आदेश हो जाता है। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, क्या तय और दय के साथ किसका योग होना चाहिए, तय ठय का योग। तय और दय के साथ किसका योग पढ़ेंगे, तय ठय का योग पढ़ेंगे। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों, लिख दिया। अंतिम पंक्तियों में बैठे विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नियम नंबर 13, 12 लिख दीजिए, और ये लो 13 भी लिख लो साथ ही। आपको नहीं लिखना, मैं लिख रहा हूं, सुनिए पहले। नियम क्या होगा, यदि स्वर रहित तय या दय के साथ, यदि स्वर रहित तय या दय के साथ तय या ठय वर्ण का योग हो तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाता है दोस्तों, तय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा दोस्तों, तय वर्ण में बदल जाता है। शब्द आते हैं, पढ़ा गया ये शब्द कभी कहीं, टीका नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, और ये तो पढ़ा होगा, वृहत टीका, तत्व प्लस है टीका, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों,
वृहत प्लस है टीका। संधि विच्छेद से ज्यादा महत्व रखता है इस शब्द का अर्थ, और इस शब्द का अर्थ क्या होता है सुने। पहले एक बार इसका विच्छेद पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे तत् टीका को हम चाहें तो तत् प्लस टीका को पहले शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकालकर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हमें चाहिए था पहले शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात स्वर रहित तय वर्ण। स्वर रहित तय या तय के बाद तय वर्ण का योग होता है, तो तय या जो भी होगा अपने ही स्थान में इसमें बदल जाता है दोस्तों, तय में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है तय में। इधर क्या है तय और आगे लिखी हुई है क्या टीका। सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तत् टीका। यहाँ पर भी तय किसमें बदल जाएगा तय में। इधर क्या बचा है वृह और आगे क्या लिखा हुआ है टीका। शब्द क्या बन जाएगा वृह टीका। क्या बन जाएगा वृह टीका। टीका एक ग्रंथ होता है दोस्तों, तो टीका शब्द है यह एक ग्रंथ का नाम है, एक रचना का नाम है। हिंदी गद्य की जब विधाएं पढ़ते हैं, ध्यान देना, हिंदी गद्य की जो विधाएं होती हैं, गद्य की विधाएं, इसमें आप पढ़ते हो निबंध, कहानी, आलोचना, संस्मरण, यात्रावृत्तांत, जीवनी, आलेख, फीचर, उपन्यास, प्रतिवेदन, उसी प्रकार की एक विधा होती है दोस्तों डायरी, और एक विधा होती है क्या टीका। टीकाएं होती है किसी भी पुस्तक के गुण और दोषों को समाहित करके लिखा गया ग्रंथ। जैसे हम बात करें बिहारी सतसई की, जैसे हम बात करें बिहारी सतसई की, महाकवि बिहारी ने जो 713 दोहे और 8 सोलटों की एक रचना लिखी जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। इस पर हिंदी के आधुनिक काल के जो गद्य साहित्य के लेखक चातुष्टय में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं लल्लू लाल, जिसने ग्रंथ लिखा है लाल चंद्रिका। अर्थात किसी भी पुस्तक पर उसके गुण और दोषों का वर्णन करते हुए लिखा गया जो भी सारांश होता है वह क्या कहलाता है टीका कहलाता है। जैसे आपको कोई भी रचना दे दी गई, आपको अमृतलाल नागर का कोई उपन्यास दे दिया जाए, मानस का अंश है, पढ़ा है ना मानस का अंश, राम के जीवन से संबंधित तुलसीदास के जीवन में उभरने वाले क्या काम और राम का द्वंद्व था, उसका वर्णन होता है। अब मैं आपसे कहूं कि इस पुस्तक के गुण और दोष को लिखते हुए आपको एक रचना बनानी है, तो वह पुस्तक क्या कहलाती है दोस्तों टीका कहलाती है। क्या कहलाती है टीका कहलाती है। समालोचना ग्रंथ ये मान के चलिए। तट्टिका का मतलब उसी समय की और वृहत टीका का मतलब बहुत बड़ी। ठीक है, तो नियम है हमारा कि तय या दय के बाद तय या ठय वर्ण का योग हो, तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाता है तय वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों तय वर्ण में बदल जाता है। इसे आप फेर कीजिए। तय या दय के बाद तय या ठय वर्ण का योग हो, तय या दय जो भी होगा अपने स्थान पर तय में बदल जाता है, तय वर्ण में आदेशित हो जाता है। अगला जो नियम होगा वह होगा दोस्तों क्या तय या दय के बाद यदि योग किसका हो तय या ठय वर्ण का हो, तो तय या दय जो भी होगा इन दोनों में से जो भी वर्ण होगा अपने ही स्थान पर तय में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा दोस्तों तय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा तय में बदल जाता है। जैसे एक शब्द आता है भवट डमरू, एक शब्द और आता है दोस्तों उड्डयन। क्या आता है उड्डयन। यह शब्द शब्द शुद्धि में पूछा गया है। कई बार इसमें क्या करता है एक ही डे लिखता है, कई बार क्या करता है दोनों डे पूरे लिख देता है, कई बार क्या करता है दोस्तों ध्यान से समझना। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बताने वाला हूँ, इसके बाद इनके विच्छेदों की चर्चा करेंगे। उड्डयन के जो गलत विकल्प होते हैं आपको किस प्रकार से दे सकता है भ्रमित करने के लिए जो गलत विकल्प होंगे, एक तरीका। दूसरा ध्यान रखना, दूसरा और तीसरा बहुत अच्छा रूप देता है। या तो ये हलंत लगा दिया, इसमें ताड़नजात चिन्ह लगा देता है और डयन लिख देता है। अभी मेरे एक दोस्त ने अपनी ब्रह्माशा भी व्यक्त की है, उसकी जिज्ञासा रही है कि सर उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित कैसे किया जाता है, सर उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित कैसे किया जाता है। ऐसा सवाल किसके दिमाग में आया था? बिल्कुल जैन में ऐसा प्रश्न आना लाजमी है। उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित किया ही नहीं जाता, उत्क्षिप्त वर्णों को स्वर रहित किया ही नहीं जाता। उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं यही दोनों, ये टय वर्ग का दोस्तों तीसरा वर्ण है और ये टय वर्ग का कौन सा है चौथा। यदि इस टय वर्ग के तीसरे और इस चौथे वर्ण के नीचे बिंदी लगा दी जाए तो इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त वर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों उत्क्षिप्त वर्ण। इसी का नाम होता है ताड़नजात। क्या होता है ताड़नजात। हालांकि वर्णमाला हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द पढ़ेंगे उस समय मैं इनकी बात करूंगा। तो ताड़नजात कहा जाता है, इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण दो गुण धारण कर रखे हैं, एक तो मूल वर्ण देवनागरी लिपि का और एक बिंदी के साथ में। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फेंके हुए वर्ण। और फेंके हुए वर्ण क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ झटका खाकर नीचे गिरती है, ऐसे लगता है जैसे वर्ण बाहर फेंके जा रहे हों, इसलिए इन्हें कहा जाता है ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण या फेंके हुए वर्ण। संख्या में केवल दो होते हैं, टय वर्ग का तीसरा और टय वर्ग का चौथा। यदि इनके नीचे ताड़नजात चिन्ह लगा दिया जाए ये तो द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। इन दोनों वर्णों की सबसे बड़ी विशेषता होती है क्या दोस्तों, इन्हें आप आधा नहीं लिख सकते, इन्हें आप आधा नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण जान लीजिए। हिंदी में 8 वर्ण, व्यंजनों में 8 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें गोलवर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलवर्ण कहा जाता है। और गोलवर्णों को आधा लिखने के लिए उनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे ये डय वर्ण के नीचे लगा रखा है, हल चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अब एक वर्ण के नीचे एक साथ आप 2 चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके नीचे एक ताड़न जात चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। अब यदि हलंत लगाना चाहे तो इनके नीचे लगाना पड़े। तो बताएं दोस्तों, एक वर्ण पर एक समय में कितने चिन्ह आ गए? तो जिसकी स्वीकृति हमें हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कदापि नहीं देगी। समझ में आया? इन्हें आधा किया ही नहीं जा सकता। आप कह दोगे कि सर इन्हें आधा करने के लिए मैं इस बिंदी को हटा ही देता हूं। अब आपने अगर इस बिंदी को ही हटा दिया दोस्तों, तो ये ताड़न जात वर्ण रहा ही नहीं। ये टय वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया, जिसका उच्चारण ड होता है और इसका उच्चारण अड़े होता है। अड़े, इसका उच्चारण ड होगा, इसका उच्चारण अड़े होगा। अंग्रेजी में आप इसे डी से शो करेंगे, इसे आप आर एच से शो करते हैं दोस्तों, आर और आर एच से, ध्यान रखना। जैसे भीलवाड़ा की स्पेलिंग में अंतिम में हम लिखते हैं आर ए, क्या लिखते हैं दोस्तों? आर ए। और हिंदी में लिखा जाता है डा, क्या लिखा जाता है? डा नहीं, डा। एक होता है मेज पर पुस्तक पटी है और एक मेज पर पुस्तक पड़ी है, अड़े। समझ में आया दोस्तों? इनका उच्चारण भी अलग होता है। ये दोनों वर्ण हिंदी के विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ये संस्कृत भाषा में नहीं थे, हिंदी वालों ने स्वयं ने बनाए हैं। और इन दोनों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो हमें पता चली है क्या, कि इन्हें हम स्वर रहित नहीं कर सकते। एक बात, लिखा कैसे जाएगा? नीचे बिंदी लगाकर लिखा जाएगा। दूसरी बात, तीसरी और महत्वपूर्ण बात सुनिए, ये कभी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर इस भवत डमरू का यदि मुझे विच्छेद लिखना हो तो मैं लिखूंगा भवत योग डमरू। क्या लिखूंगा? भवत योग डमरू। अब देखते हैं यहाँ पर तो डमरू में तो ड वर्ण आ रहा है पहले, अर्थात शब्द का आरंभ ड या ढ से तो हो सकता है, लेकिन अड़े और अड़े से नहीं हो सकता। अड़े और अड़े से नहीं हो सकता। तो दो बातें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न तो ये आधे होंगे और न कभी इनसे नया शब्द आरंभ होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हमारे नियम पर। तो नियम क्या है दोस्तों, कि यदि त या द के बाद ड या ढ वर्ण का योग हो तो त या द जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाता है? ड में बदल जाता है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उत्तयोग दयन। क्या होगा? उत्तयोग दयन होगा। अब हमें पता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकाल लीजिए। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ड, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? मरु। त या द के बाद ड या ड का योग हो तो त या द जो भी होगा अपने स्थान पर किसमें बदल जाता है दोस्तों? ड में बदल जाता है। इधर क्या बचा हुआ है? भव, और आगे लिखा हुआ है डमरू। सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? भव डमरू। एक है उड्डयन, जिसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत्तयोग दयन। यह वाली चीज आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय मैं तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द पढ़ाऊंगा उस समय इस बारे में मैं वार्ता करने वाला हूं। अभी केवल आप नियम नंबर 13 और इसके उदाहरण उतार लीजिए। लिखा दोस्तों? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब हमारा जो अगला नियम होगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहां से भी शब्द शुद्धि का प्रश्न मिलता है दोस्तों। संधि को केवल संधि के नजरिए से नहीं पढ़ रहे हम, संधि में वो शब्द भी ले रहे हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़े जाएंगे। संधि में हम उन शब्दों का भी चुनाव कर रहे हैं जिनमें मूल शब्द निकलवाए जाते हैं। जैसे हमने जब वृद्धि संधि पढ़ी थी उस समय भी मैंने वार्ता की थी इस बारे में। और संधि में ऐसे शब्द भी लिखे जाएंगे, ऐसे शब्द भी हम पढ़ेंगे जो शब्द शुद्धि में आते हैं, शब्द शुद्धि में आते हैं। अगले नियम की बात आरंभ करते हैं। नियम नंबर 14 जो है क्या है दोस्तों? त या द के बाद योग किसका होगा? ल वर्ण का। किसका योग होगा दोस्तों? ल वर्ण का। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक हम इधर दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में दो दो वर्ण लिख रहे थे, यहाँ पर केवल एक ही है। तो त या द के बाद यदि ल वर्ण का योग होता है तो त या द भी किसमें आदेश हो जाएंगे? ल वर्ण में आदेश हो जाते हैं। त या द किसमें आदेश हो जाएगा दोस्तों? ल वर्ण में आदेश हो जाता है। जैसे शब्द आता है उल्लास, इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों? उद प्लस है लास, उद या उद प्लस है लास। ये सगोस है, ध्यान देना, ये सगोस वर्ण है तो दे लिखा जा सकता है। दे लिखोगे तो आगे ले वर्ण होने की वजह से व्यंजन संधि का पहला ही नियम लग जाएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई सगोस का योग होता है तो पहला अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? तीसरे में। उद के स्थान पर क्या हो जाएगा? उद। अब दे के बाद में ले आए, चाहे दे के बाद में ले आए, दे या दे जो भी होगा अपने स्थान पर किसमें बदल जाएगा दोस्तों? ले में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? ये मुझे चाहिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकाल लिया। आगे क्या लिखा हुआ है? ला, और उसके बाद में क्या है? से। यदि त या द के बाद ल वर्ण का योग हो तो त या द जो भी होगा अपने स्थान पर किसमें बदल जाएगा दोस्तों? ले में बदल जाता है। इधर क्या बचा हुआ है? उ, और आगे लिखा हुआ है क्या दोस्तों? लास। आगे क्या लिखा हुआ है? लास लिखा हुआ है। सबको जोड़कर हम क्या लिखेंगे? उल्लास। क्यों? उ ये ले आधा है, खड़ी पाई का आधा लिख दिया और लास का लास। इसी के और उदाहरण समझो। शब्द आता है उल्लेख। शब्द क्या आता है दोस्तों? उल्लेख। विच्छेद क्या लिखेंगे? उत लिख सकते हो या उद लिख सकते हो, उत या उद प्लस लेख। बहुत
बहुत अच्छा शब्द आता है तल्लीन। क्या होता है दोस्तों इसका विच्छेद? तत् प्लस लीन। सुनते भी चले, साथ में लिखते भी चले। एक और शब्द आता है दोस्तों, एक बार ध्यान देना, इस वाले शब्द को देखिए, उल्लंघन। यह शब्द हमें वर्तनी शुद्धि में मिलता है। यह शब्द शब्द शुद्धि में मिला है बहुत बार। क्या करता है, ध्यान से सुनिए, ये ले वर्ण एक हटा करके लिख देता है, उल्लंघन लिख देता है। क्योंकि हम उल्लंघन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जा मूर्ख, तुझे सजाए मौत दी जाती है। एक राजा कह रहा है अपने सेवकों से, आपने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है, लंघन, केवल ले वर्ण। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ ले द्वित्व होता है। क्या होता है दोस्तों? द्वित्व। द्वित्व तो जानते हो क्या होगा? यदि दो संयुक्त वर्ण होते हैं और दोनों एक जैसे होते हैं तो उसे क्या कहा जाए? द्वित्व। और यदि एक अलग हो और दूसरा अलग हो तो उसे कहा जाता है संयुक्त। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त। संयुक्त और द्वित्व में क्या अंतर होता है? यदि दोनों वर्ण एक जैसे हों, जिसमें पहला स्वर रहित और बाद वाला स्वर सहित हो, तो वह क्या होगा? द्वित्व होगा। और यदि पहला स्वर रहित है और बाद वाला स्वर सहित है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है। उल्लंघन, उल्लंघन का क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्योग लंघन होगा, उद्योग लंघन होगा। बहुत अच्छा शब्द आता है दोस्तों, भगवल्लीन। भगवल्लीन विच्छेद क्या हो जाएगा? भगवत प्लस लीन। इसमें ध्यान रखना, आपको भगवत तय ही लिखना है, तय मत लिखना इसका विच्छेद। भगवत प्लस लीन। हाँ, एक और आता है, बहुत अच्छा शब्द है, विद्युलेखा। इसका विच्छेद होता है विद्युत प्लस लेखा। एक और आता है दोस्तों, विद्युलता। विच्छेद होगा विद्युत योग लता। तय या दय के बाद लय वर्ण का योग हो तो तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर लय में बदल जाता है, जिसके हमने कतिपय उदाहरण लिए हैं दोस्तों। फेर कीजिए इनको। लिख दिया क्या? अरे भाई आगे बढ़ा जा सकता है। अंतिम नियम तय और दय का, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उन्हें सुन लीजिए। तय और दय का योग, तय और दय का योग हम करने वाले हैं तालव्य सह के साथ। किसके साथ दोस्तों? तालव्य सह के साथ। नियम हो जाएगा क्या कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय या दय है और उसके बाद तालव्य सह का योग हो। अब तक हमने जो भी तय और दय के नियम पढ़े हैं, बदलाव केवल प्रथम पद के अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में किया। यहाँ पर बदलाव दोनों तरफ होंगे, यहाँ बदलाव दोनों तरफ होंगे। तय या दय जो भी होगा अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाएगा? छह में। और सह किसमें बदल जाएगा? छह में। अब सुनिए, एक बार लिखो मत दोस्तों, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। यदि तय और दय में से प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर संभावनाएं इसी नियम की बनती हैं, अधिकतर संभावनाएं इसी नियम की बनती हैं। इन्हें दोनों को जोड़कर मैं छह लिख सकता हूं या नहीं? तो शब्द में हमें छह का संयुक्त रूप मिलेगा। इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त वर्ण। क्योंकि पहला जो स्वर रहित है वह अलग वर्ण है और दूसरा अलग वर्ण है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसके उदाहरण की। उदाहरण से पहले एक चीज और सुनिए, जैसे मैं कहूं ये से आधा होगा तो छह भी क्या आएगा? अगर इस से में कोई स्वर जुड़ा होगा तो छह में भी कोई स्वर जुड़ा हुआ होगा। अर्थात शब्द में हमें देखना है छह आधा तो विच्छेद में से भी आधा, यदि छह पूरा तो विच्छेद में से भी पूरा। मैं आपको आधे और पूरा दोनों के उदाहरण बताऊंगा कि आधा आएगा तो कैसे करेंगे और पूरा आएगा तो उसका विच्छेद क्या होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले हम आधे से ही लेते हैं। जैसे शब्द आता है दोस्तों उच्छ्वास। शब्द क्या आता है दोस्तों? उच्छ्वास। शब्द को पकड़ना सीखिए, शब्द कहना क्या चाह रहा है। छह वर्ण तो हमें खुद स्वयं ही स्वर रहित दिख रहा है, लेकिन छह के नीचे भी हलंत लगा दिया। बताओ विच्छेद में से आधा होगा या पूरा? आधा। क्या होगा? आधा। हमें पता है छह किसका बनता है? तय या दय का। तो ये लो जी उत। अब छह को क्या बनाना है? से। तो उत योग श्वास, उत योग श्वास। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकाला तय, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आधा से, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वास। नियम तो यही है ना हमारा, तय या दय के बाद तालव्य सकार का योग हो। तय या दय के बाद तालव्य सकार का योग हो तो तय तो अपने स्थान पर किसमें बदल जाएगा? छह में। और तालव्य सकार अपने स्थान पर किसमें बदल जाएगा? छह में। ये आधा है तो ये भी आधा। आगे इधर क्या है? उ, और आगे क्या लिखा हुआ है? वा और से। सबको जोड़ेंगे, देखो उ, उसके बाद आधा छह, छह भी आधा है, आगे स्वर थोड़ी ना है, नहीं तो आधा छह है तो हलंत लगा के लिख दिया। और आगे क्या है? वास। उच्छ्वास का उच्छ्वास। ये तो स्वर रहित वाले वर्ण का आया, अभी लिखना नहीं है, अभी आनंद की चीजें आने वाली है इसमें दोस्तों। ये तो स्वर रहित का रहा। अब एक लेते हैं स्वर सहित का। जैसे शब्द आ जाए तच्छिव। शब्द क्या आता है दोस्तों? तच्छिव आता है, तच्छिव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत्योग शिव, तत्योग शिव। पहले शब्द का पुनः टुकड़ा करेंगे तो तय और अंतिम में क्या है? स्वर रहित तय। इधर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? से। अब ध्यान से समझना इस वाली बात को। यहाँ पर से को यदि मैं स्वर रहित लिखूंगा तो इसमें जुड़ा हुआ लघु ही बाहर लिख देंगे।
मैं इस शब्द का टुकड़ा लिख रहा हूं दोस्तों, उन्हें सुनो। तत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्व योग शिव, तत्व योग शिव। तय का तो तय लिख दिया और आधा तय अलग लिख दिया। उसके बाद में क्या है? शिव। इसका भी मुझे दूसरे शब्द का पहला वर्ण अलग चाहिए था, तो मैंने क्या किया? से को स्वर रहित कर दिया और इसमें जुड़ी हुई छोटी ही अलग लिख दी। आगे क्या लिखा हुआ है? वे। नियम देखो, यही वाली बात आ रही है दोस्तों यहाँ भी। तय का तो क्या बना लेंगे? छह बना लेंगे, और इसका क्या बना लेंगे? छह बना लेंगे। इधर क्या बचा पड़ा है? तय, और आगे क्या है? ई और वे। सबको जोड़ो। तय, आगे क्या है? आधा छह, और उसके बाद में आधा छह है, लेकिन पता चला लघु ई जुड़ी हुई है, तो लघु ई जोड़ देंगे छह में। ये लो लघु ई जोड़ दी, और आगे क्या लिखा हुआ है? वे। तच्छिव का तच्छिव। समझ में आया? एक और शब्द समझो इसी का अलग तरीके से। उच्छृंखल शब्द क्या है? उच्छृंखल। वी स्वर का उदाहरण है दोस्तों। इसका संधि विच्छेद होगा उत योग श्रृंखल। उत योग श्रृंखल होगा। ध्यान से समझना, ये तालव्य से है दोस्तों, और इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है? री। इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, उ और तय, उसके बाद में तालव्य से आधा, उसके आगे लिखा हुआ है क्या? री। री पे लगा हुआ है अनुस्वार, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ख और ल। समझ में आ रहा है? शब्द का टुकड़ा सही तरीके से यदि हम कर लेते हैं तो विच्छेद में कोई परेशानी नहीं आती। अब हमें पता है तय का तो बनेगा दोस्तों क्या? च, और से का क्या बनेगा? छह बन जाएगा। इधर क्या बचा है? उ, और आगे क्या है? री अनुस्वार के साथ में, और खल का खल लिखा हुआ है। सबको जोड़िए। उ, आधा छह, फिर मुझे पता चला छह में क्या जोड़ना है? री। तो ये लो जी, छह और छह के नीचे री जोड़ दिया। ऊपर क्या लगाना है? अनुस्वार, और आगे क्या लिखा हुआ है? खल। उच्छृंखल का उच्छृंखल लिख दिया। कुछ और शब्द लिख देता हूं इसके। अब आप इसको फेर करना शुरू कर सकते हैं। मैं उदाहरण इधर लिख देता हूं। ये समझ में तो आया ना नियम? तीन टुकड़े कर लिए, तीन उदाहरण हमने विच्छेदित कर लिए हैं। सच्छासन, इसका क्या हो जाएगा? सतयोग शासन, सतयोग शासन। सच्छास्त्र, सतयोग शास्त्र, सतयोग शास्त्र। एक बहुत अच्छा शब्द लिखने वाला हूं दोस्तों, सरचसी। इसका क्या हो जाएगा? शरद योग शशि। अभी एक शब्द लिया था हमने, शरचंद्र लिया था। शरचंद्र, तय और दय के योग में छह छह का योग हुआ था, उसी का पर्याय शब्द है शरचसी। सर्दी का चंद्रमा। शशि किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, शरचसी। उच्छास्त्र, उद्योग शास्त्र। एक और शब्द लिख रहा हूं मैं, ऊपर ध्यान देना, ये पूछा गया है। सच्चिदानंद। क्या पूछा गया है दोस्तों? सच्चिदानंद। ये पहले आना चाहिए था, इसमें ध्यान देना, इसमें बहुत अच्छा शब्द है। विच्छेद होता है इसका सत्य योग, चित्त योग, आनंद। इस शब्द को आप अलग से लिख देना। इस नियम के उदाहरण में, इसी नियम के उदाहरण में जो पूछा जाता है वह आता है श्री मच्छर चंद्र। यहाँ पर चैत द्वित्व है दोस्तों, यहाँ पर चैत द्वित्व है, ध्यान रहे। श्री मच्छर चंद्र, चैत दो बार लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका संधि विच्छेद में लिख रहा हूं। श्रीमत योग, शरद योग, चंद्र। इससे बाहर नहीं पूछ सकता। सरल शब्द भी मैंने आपके सामने उल्लेखित कर दिए हैं, और कठिन से कठिन शब्द भी बता दिया है। बिल्कुल। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड में जो 2013 में हुआ था, यहाँ शब्द ये वाला पूछा गया उसमें। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य योग, चित्त योग, आनंद। ध्यान देना, यहाँ पर पहला जोड़ा तो हो रहा है तय और दय के नियम के बाद छह वर्ण का, और चित्त प्लस आनंद में हो रहा है आपके व्यंजन संधि का पहला नियम। वर्ग के पहले वर्ण के बाद सहघोष के रूप में स्वर मिला, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। यहाँ पर तय की वजह से डबल छह हो जाते हैं। तो ये तो पहले नियम में लिखा जाने वाला उदाहरण था, और ये इसी प्रकार का है। श्री मच्छर चंद्र, श्री मध्य प्लस शरद, शरद प्लस चंद्र। फेर कर लो इनको। तय और तय से संबंधित अंतिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम था दोस्तों। आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं लगेगा इसमें। आगे बढ़ सकता हूं।
स्वीकृति दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ा जा सकता है क्या? अभी हम जो चर्चा में ले चुके हैं ये 6 नियम तय और दय से संबंधित थे। अब हम बात करेंगे मूर्धन्य और दंत्य सकार से संबंधित कुछ नियमों की। मूर्धन्य और दंत्य सकार से संबंधित कुछ नियमों को हम चर्चा में लेने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए नियम क्या है। नियम है हमारा कि यदि ये क्या है दोस्तों, लघु ई, कौन सा स्वर है? लघु ई या लघु उ। सुनना ध्यान से, बात में लिखिए, एक बार नियम को सुनो। ये नियम का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, उसके बाद उदाहरण तो आप फेर करोगे ही करोगे। यह चीज समझ में आ गई तो विच्छेद करने में आपको जरा भी जोर नहीं आने वाला, बहुत आसान हो जाएगा। लघु ई या उ के बाद, लघु ई या उ के बाद क्या हो? से थे का योग होता है। किसका योग होता है दोस्तों? से थे का। ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों वर्ण कौन से वर्ग के हैं? दंत्य वर्ग के हैं। कौन से वर्ग के हैं? दंत्य वर्ग के। एक बार जरा मैं इधर इस चीज को दोहराना चाहता हूं। उच्चारण स्थान के आधार पर यह जो से है इसे कहा जाता है तालव्य। क्या कहा जाता है? तालव्य सकार। याद है दोस्तों, मैंने बताया भी था आपको। उसके बाद हम जिसको पतंग के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वह कहलाता है मूर्धन्य सकार। कौन सा सकार है दोस्तों? मूर्धन्य सकार। और जो से स्लेट वाला या सर्प वाला जो लिखते हैं इसे कहा जाता है क्या? दंत्य सकार। क्या कहा जाता है दोस्तों? दंत्य सकार। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं बात करता हूँ दंत्य वर्ग की। दंत्य व्यंजन वर्ग कौन सा है? देखना, तय, थे, दय, ध और न। अब नियम जो है मेरा, वह नियम क्या है? सुनो ना जरा गौर से कि यदि लघु ई या उ के बाद शेत है, इसको आप इस्त बोलते हो। क्या बोलते हो? इस्त। इस्त कोई शब्द नहीं होता, इस्त तो ऐसे लिखा जाएगा। ये उच्चारण की शुद्धता है। क्या हो? स्त हो। क्या हो? स्त हो। से को कम बोलिए, थे को पूरा बोलिए। अर्थात लघु ई या उ के साथ से थे का योग होता है, जो कि कौन से वर्ण है दोस्तों? दंत्य। तो इन्हें मूर्धन्य में बदल दिया जाएगा। कौन से में बदल दिया जाएगा? मूर्धन्य में बदल दिया जाएगा। अब मूर्धन्य में कैसे बदले वो सुनिए। हमें से का भी मूर्धन्य बनाना है और थे का भी मूर्धन्य बनाना है। हमें पता है ये कौन सा वर्ण है? दंत्य सकार। ये कौन सा है? दंत्य सकार। बनाना कौन सा है? मूर्धन्य सकार। ये आधा तो यहाँ पर मूर्धन्य से भी क्या हो जाएगा? क्या तक समझ में आया? इसके स्थान पर हम विकार कर रहे हैं दोस्तों। पुनः सुनिए, यदि लघु ई या उ के साथ से थे का योग हो, जो कि दंत्य वर्ण होते हैं, तो इन्हें मूर्धन्य में बदल दिया जाता है। मूर्धन्य में आदेश हो जाएंगे। तो दंत्य सकार का मूर्धन्य सकार बना लिया। लेकिन अब इस दंत्य वर्ण का मूर्धन्य कैसे बनाएं? ध्यान दो, हिंदी में मूर्धन्य व्यंजन वर्ग कौन सा होता है? टय वर्ग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? टय वर्ग होता है। अब कौन से के स्थान पर कौन सा लिखा जाना है? तो दंत्य पहला तो मूर्धन्य पहला, दंत्य दूसरा तो मूर्धन्य भी कौन सा? दंत्य तीसरा तो मूर्धन्य भी, चौथे के स्थान पर चौथा, और पांचवे के स्थान पर कौन सा बनता है? पांचवा। अब आप मुझे बताएं, थे के स्थान पर टय वर्ग का कौन सा आएगा? दूसरा। टय वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाएगा? दूसरा। अर्थात सेट थे में आदेश हो जाता है। नियम समझ में आया दोस्तों कि यदि लघु ई या उ के साथ, लघु ई या उ के साथ से थे का योग जो कि दंत्य वर्ण हो, तो इनके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण सेट है आदेश हो जाते हैं। दंत्य के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण आदेश हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है और आता रहा है, कौन सा? युधिष्ठिर। कौन सा आता है दोस्तों? युधिष्ठिर। इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो इसका विच्छेद होता है युधि प्लस स्थिर। क्योंकि हमें पता है से और थे की जगह क्या बनाएंगे? से थे बना लेंगे। हम ऐसे तो लिख सकते हैं यू और थे को जैसे ही स्वर रहित किया तो लघु ई बाहर आएगी, क्योंकि थे में जुड़ी हुई छोटी की मात्रा बाहर निकाली हमने थे को अलग करके। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? से और थे। से और थे में क्या जुड़ी हुई थी? लघु ई। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? रे। नियम यही तो है हमारा कि यदि लघु ई या उ के बाद से थे का योग हो तो ये अपने स्थान पर किस में बदल जाएंगे? से और थे में बदल जाएंगे। बाकी वैसा लिख दीजिए जैसा है, यू, थे, लघु ई, उसके बाद मूर्धन्य वर्ण आदेश ई और रे। सबको जोड़िए दोस्तों। यू थे में छोटी जोड़ेंगे तो थी, उसके बाद से और थे में लघु ई जोड़ेंगे तो ठी और रे। युधिष्ठिर से पुणे क्या बना लिया? युधिष्ठिर बना लिया। और शब्द लिख रहा हूं, अनुष्ठान। विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस है स्थान, अनु प्लस है स्थान। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस है स्था, प्रतिष्ठान, प्रति प्लस है स्थान, अधिष्ठाता। इसका क्या हो जाएगा? अधि प्लस स्थाता। एक और आता है प्रतिष्ठापन। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतियोग स्थापन, प्रतियोग स्थापन। फेर कीजिए, ये वाली चीज मत उतारना, ये चीज पढ़ाई जा चुकी है दोस्तों, पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह जुड़ती हुई बात थी, मैंने पहले भी बताया था। यदि पूर्व में पढ़ाई गई बात आगे आवश्यक होगी तो हम उसका पुनः दोहरान कर लेंगे, जैसे कि किया है। यदि आगे पढ़े जाने वाले बिंदु का कोई संकेत होगा तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। आराम से लिख लो, समझ में नहीं आ रहा हो कोई शब्द गलत मत उतार लेना, पूछ लेना कौन सी जगह क्या लिखा हुआ है।
यहां तक समझ में आया? लघु ई या उ के साथ सेट है जो कि दंत्य वर्ण है, किसी का भी योग हो तो अपने ही स्थान पर सेट है में बदल जाते हैं। अनुसार इसमें नहीं आएगा, आगे आएगा, रुको। यहां तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों? अगला नियम आरंभ कर सकता हूं? यहां तक लिख दिया? शीघ्रता करें, लेखन का काम जरा शीघ्रता से कीजिए, समझने का काम आराम से करेंगे। दंत्य और मूर्धन्य सकार से संबंधित नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब तो लिख सकता हूं। अगला नियम देखिए दोस्तों क्या है। ए आ के अलावा स्वर, ध्यान से समझना इसको। ए आ के अलावा क्या हो? स्वर हो। ए आ के अलावा स्वर हो और उसका योग कौन सा स है दोस्तों? बताएं जरा कौन सा स है? अभी अभी बताया है दंत्य। कौन सा है? दंत्य। तो अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है दोस्तों? मूर्धन्य में बदल जाता है। अब यहां भी वही बात लागू होगी। क्या? यह दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। अगर ये आधा होगा तो ये भी क्या होगा? आधा। अगर ये पूरा होगा तो ये भी क्या रहेगा? पूरा। क्यों? इसे हम आधा लिखेंगे तो आगे वाला स्वर जोड़ के लिख देंगे। इसमें आपको किसी जरा भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए, जरा भी समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर रहित या स्वर सहित शब्द की वर्तनी के अनुसार होता है। यदि आधा होगा तो आधा लिखेंगे और पूरा होगा तो पूरा लिख देंगे। नियम इसके आधे या पूरे से नहीं है। नियम क्या है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आ के अलावा कोई स्वर हो, ए आ के अलावा कोई स्वर हो और उसका योग दंत्य सकार से होता है तो उसे मूर्धन्य सकार में आदेश कर दिया जाएगा। जैसे शब्द है दोस्तों अभिषेक। दोस्त क्या है? शब्द क्या है? अभिषेक। इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों अभियोग से। कुछ बदलाव नहीं करना, न इसमें कुछ रटना है। इसमें जहां भी मूर्धन्य सकार है विच्छेद करते समय दंत्य बना दो, वापस से जोड़ते समय दंत्य का मूर्धन्य बना देंगे। एक बार जरा ध्यान दें, केवल एक शब्द को समझो, उसके बाद आप उतारते रहना। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, भय को जैसे ही स्वर रहित किया तो लघु ई बाहर आएगी। पहले शब्द का पूरा टुकड़ा कर लिया, ए का ए, भय में ई की मात्रा जुड़ी हुई थी, भय को जैसे ही हलंत किया तो भय में जुड़ी हुई ई की मात्रा बाहर लिख दी। आगे क्या लिखा हुआ है? से। अभी अभी मैंने बात की थी, जैसे से आता है तो इसको आगे ए और ए लिखना पड़ेगा। नियम है ए आ के अलावा स्वर के बाद, ए आ के अलावा स्वर के बाद दंत्य सकार हो तो ये मूर्धन्य सकार में बदल जाता है। बाकी वैसा का वैसा ए, भय, लघु ई, से में जुड़ा हुआ ए और क्या है? ए। सबको जोड़ देंगे। देखो ए का तो ए, भय में लघु ई जोड़ेंगे तो भी, से में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो से और अंत में क्या है दोस्तों? के। अब आप यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इसको फेर भी करते रहें और मैं और जो शब्द लिख रहा हूं उनको सुनते भी चलें। शब्द आता है अभिषिक्त। शब्द क्या आता है दोस्तों? अभिषिक्त। कुछ बदलाव नहीं करना, अभी अलग लिख देंगे और मूर्धन्य की जगह दंत्य बना के से लिख देंगे। अभी प्लस सिक्त, अभी प्लस सिक्त। हाँ। विषम, इसका विच्छेद क्या होगा? वी प्लस सम। अभिषिक्त भी लिख देता हूं, अभियोग सिक्त। अनुसंग, अनुयोग संग, अनुयोग संग। सुषमा, सुषमा नहीं होता है दोस्तों, सुषमा होता है। हम इसको वर्तनीगत अशुद्धि में ऐसे लिख देते हैं, मूर्धन्य सकार को आधा लिखते हैं ना दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पर मूर्धन्य सकार पूरा होता है। नाम में तो वर्तनी नहीं होती, लेकिन शब्द में वर्तनी यदि पूछी जाए तो मूर्धन्य सकार क्या होगा? पूरा होगा। विच्छेद होगा इसका सुयोग समा। समाकार होता है दृश्य, अच्छा दृश्य। ठीक है? यहां तक लिखने के बाद एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, स्क्रीन को देखिए दोस्तों। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये तो कुछ शब्द हैं जो इस नियम के अनुसार हैं, ये तो कुछ शब्द हैं जो इस नियम के अनुसार हैं। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जरा गौर करना। विसर्ग। क्या लिख रहा हूं? विसर्ग। और इसका विच्छेद आता है वी योग सर्ग। क्या आता है दोस्तों? वी योग सर्ग। अब इसे देखते हैं तो पता चलता है लघु ई है, वे में लघु ई के बाद में क्या रहा है? दंत्य सकार। तो मूर्धन्य में बदलना चाहिए था ना, लेकिन हम इसको मूर्धन्य में बदलते नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दिया। अर्थात ये शब्द जो है इस नियम के क्या होंगे? अपवाद होंगे। आता है शब्द आपका अनुसार। शब्द क्या आता है दोस्तों? अनुसार। आ गया। शब्द आता है दोस्तों विस्मरण। अनुसार का विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस सार, वी प्लस स्मरण, वी प्लस स्मरण। इनमें विकार नहीं हो रहा, दंत्य सकार का दंत्य सकार ही लिखा गया है। मूर्धन्य सकार बनना चाहिए था ना नियम के अनुसार, बना नहीं रहे। अतिसार अविभाव समास का उदाहरण है। अतिसार, सार की अति, अति प्लस सार, अति प्लस सार। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस नियम के अपवाद कहे जा सकते हैं दोस्तों। क्या कहे जा सकते हैं? ये सभी के सभी शब्द इस नियम के अपवाद कहे जा सकते हैं। तो पहले आप ये नियम और इसके उदाहरण लिखिए, फिर अपवाद लगा के चारों शब्द और इनका विच्छेद लिख देना। मैं इनको चर्चा में क्यों ले रहा हूं?
रीट 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था जिसके जो 3 गलत विकल्प थे उनमें एक अनुसार शब्द लिखा हुआ दे दिया था। इसका मतलब अपवाद आपके प्रश्न का उत्तर तो नहीं था पर विकल्प में अपना स्थान रख सकता है। आप मति भ्रमित या चित्त भ्रमित न हो जाएं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। अब फेयर कर लो। क्या हुआ? ए आ के अलावा है दोस्तों, यहाँ पे ए आ के अलावा स्वर, ए आ के अलावा स्वर और उसका योग दंत्य सकार से होता है। ए आ के अलावा स्वर हो और उसका योग दंत्य सकार से होता है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। यहाँ से एक मैं आपको विराम चिन्ह की जानकारी और दे देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर अलावा लिखने के लिए ये चिन्ह लगाया है दोस्तों, यह चिन्ह लगाया है। यदि किसी भी वाक्य में कोई पद छूट जाता है और उसे बाद में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। यदि शब्द नीचे लिखा हुआ है तो इसको नीचे से खोल लेंगे, यदि ऊपर लिखना हो तो ऊपर से खोला जाता है। इस चिन्ह का नाम होता है दोस्तों हस्त चिन्ह। क्या होता है दोस्तों? हस्त चिन्ह। ये विराम चिन्हों में आती है बात, आगे चीज जुड़ती हुई बता दी, ध्यान रखना। लिख दिया? सभी ने लिखा? आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे नियम हो गए कितने? 17। अभी बात कर रहे हैं मूर्धन्य सकार से संबंधित नियमों की, ठीक है। अगला नियम क्या होता है देखिए दोस्तों, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ जाए मूर्धन्य से। ये कौन सा से है दोस्तों? मूर्धन्य से। ये कौन सा से है दोस्तों? मूर्धन्य से। 18वां नियम है हमारा। और उसके बाद तय या थ वर्ण का योग हो। किसका योग हो? तय या थ का। अब ध्यान देना यहाँ से, यह से कौन सा है दोस्तों? मूर्धन्य। कौन सा है? मूर्धन्य। और ये वर्ण कौन से हैं? अभी हमने जाना है कि या तो दंते को मूर्धन्य में बदल करके दोनों तरफ एक जैसा बना लेंगे या मूर्धन्य को दंते में बदल देंगे। और हम बदल किस रहे हैं? दंते को। बना किस में रहे हैं? मूर्धन्य में। तो यहाँ पर तय के स्थान पर तो क्या जाएगा दोस्तों? तय। तय के स्थान पर तो क्या जाएगा? तय। और थ के स्थान पर क्या जाएगा दोस्तों? थ। क्यों? ये दंत्य वर्ग का पहला मूर्धन्य के पहले में बदलेगा, दंत्य वर्ग का दूसरा मूर्धन्य के दूसरे में बदल जाएगा। क्यों? इधर मूर्धन्य से था। अब इस नियम को पुनः सुने, नियम को परिभाषा के शब्दों में सुने। क्या? कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार हो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ही है ये मूर्धन्य सकार हो और उसके बाद दंत्य वर्ग के वर्ण तय थ का योग होता है तो ये क्रमशः मूर्धन्य वर्ण तय ठ में बदल जाते हैं। तय ठ में बदल जाते हैं। बहुत छोटे छोटे शब्द आते हैं दोस्तों, जैसे एक शब्द आता है वृष्टि, बारिश का पर्यायवाची होता है वृष्टि, इसका संधि विच्छेद होगा वृष योग टी। क्यों? ये ट है पहला तो पहले में, अगर यहाँ पर ठ होता, यहाँ पर जैसे ठ होता तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाता दोस्तों? थ लिखा जाता। क्या लिखा जाता? थ लिखा जाता। समझ में आया? दूसरा दूसरे में, पहला पहले में बदल देंगे। इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अलग लिख दिया और तय में जुड़ी हुई है लघु ई। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार है और उसके बाद तय वर्ण का योग हो रहा है, तय वर्ण का योग हो रहा है तो यह मूर्धन्य वर्ग के वर्ण तय में बदल जाएगा। बचा हुआ जैसा है वैसा ही लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो व्री मूर्धन्य सकार आधा है, आगे स्वर नहीं मिल रहा तो आधा से लिख दिया, फिर आगे टे भी आधा है, पता चला छोटी ई की मात्रा, ये लो जी छोटी ई की मात्रा। षष्ठ का क्या हो जाएगा? सस योग थे। समझ में आया? पुनः सुनिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार हो और उसके बाद दंत्य वर्ग के वर्ण तय थ का योग होता है तो ये अपने ही स्थान पर मूर्धन्य वर्ग के वर्ण क्रम से तय ठ में बदल जाते हैं, जिसके हमने कुछ उदाहरण लिए हैं और उदाहरण अब लिख रहा हूं। दृष्टि, आप साथ में लिख भी सकते हैं इनको दोस्तों। दृष्टि, इष्ट, पुष्ट, तुष्ट। अब जहां पर ट है वहां पर तो तय होगा और जहां ठ आता है वहां पर थ हो जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों सस योग थी। क्या हो जाएगा? सस योग थी। आगे बढ़ सकता हूं क्या? उतार लीजिए। यह हमारा कौन सा नियम था? मूर्धन्य सकार से संबंधित। तीसरा एक और नियम आता है दंत्य सकार से संबंधित ही। बढ़ू आगे? सभी ने लिखा? आगे बढ़ा जा सकता है क्या? देखिए दोस्तों, अगला नियम क्या है कि
कि यदि उद उपसर्ग है, ये क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। उद क्या है? उपसर्ग। अभी अभी हमने जाना भी था जब तय और दय के नियम आरंभ करे थे, उसी समय मैंने बात की थी कि मूल रूप में उपसर्ग कौन सा होता है? उद। हिंदी में प्रचलन में कौन सा है? उद। अभी बता रहा हूं क्या वजह है, कैसे बदलता है, सुनिए। नियम है यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार, ये कौन सा है? दंत्य। यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो दंत्य सकार का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या होता है? मैंने आरंभ में बता दिया था, किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। और इस उद के स्थान पर, इस उद के स्थान पर उत आदेश हो जाएगा। उद के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? उत बन जाता है। पता चला उद ही उद का रूप है, उति का रूप क्या है? उद। दोनों चीज एक ही है। उद का बदलाव किसमें होगा? उद में। और उद का बदलाव किसमें होगा? उत में। अब पता चल गया तय और दय दोनों एक साथ क्यों आते हैं। ठीक है, तो नियम सुनिए पुनः। क्या है कि यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो दंत्य सकार का तो क्या कर देंगे दोस्तों? लोप कर देंगे। और उद के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? उत आदेश हो जाता है। उद के स्थान पर उत आदेश हो जाता है। शब्द आता है दोस्तों उत्थित। शब्द क्या आता है दोस्तों? उत्थित। शब्द आता है उत्थान। शब्द आता है दोस्तों उत्थापना। सब में उत उत नजर आ रहा है। उत किसका बनता है? उद का। विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? उद। से का क्या किया है? लोप। विच्छेद में पुनः लिखेंगे तो उद प्लस स्थित, उद प्लस स्थित। इसका क्या हो जाएगा? उद प्लस स्थान। और अंतिम शब्द का क्या हो जाएगा? उद्योग स्थापना। उद्योग स्थापना। समझो हमने क्या जाना है? उद उपसर्ग के बाद में, अब मैं इसको अलग लिख रहा हूं, शय को हलंत कर दिया क्योंकि से आधा है। यह विच्छेद गौर से सुनिए दोस्तों। यहाँ पर से क्या है? आधा। हलंत कर दिया। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है? थे। और थे में मात्रा किसकी है? छोटी की। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? तय। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? उद। उद के बाद में आधा से और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? थान। यहाँ भी क्या है दोस्तों? उद और उसके बाद में क्या है? आधा से और उसके बाद में लिखा हुआ है था पहना। सभी में देखो उद उपसर्ग के बाद में मूर्धन्य सॉरी दंत्य सकार आ रहा है, तो इसका क्या करना है? लोप। क्या करना है दोस्तों? लोप। यहाँ भी से का क्या कर देना है? लोप। यहाँ भी से का क्या कर देना है? लोप कर देना है। अब उद का विकार क्या हो जाएगा? उद। आगे क्या बचा हुआ है? थित। ये तो बचा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? उद। तो उद का बना लिया उद और आगे क्या बचा हुआ है? थान। यहाँ भी उद का क्या बना लेंगे? उद और आगे क्या लिखा हुआ है? था पहना। सबको जोड़ दो। उद प्लस थित बराबर क्या लिखेंगे? उत्थित। उद प्लस थान बराबर क्या लिखेंगे? उत्थान। और उद प्लस थापना बराबर क्या लिख देंगे? उत्थापना। फेयर कर दो इसको। उद उपसर्ग के बाद यदि दंत्य सकार का योग हो तो उद के स्थान पर उत आदेश हो जाता है और दंत्य सकार का लोप कर दिया जाता है। दंत्य सकार का लोप हो जाता है। यहां तक समझ में आया? ये कुछ नियम थे दोस्तों मूर्धन्य और दंत्य सकार से संबंधित, मूर्धन्य और दंत्य सकार से संबंधित। अब एक नियम हम लेने वाले हैं आगम का। किसका नियम लेंगे? आगम का। आगम के नियमन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, याद आ रहा हो तो। परि उपसर्ग के बाद क्रिया धातु में मूर्धन्य सकार और सम उपसर्ग के बाद क्रिया धातु में दंत्य सकार का आगम किया था दोस्तों। पढ़ चुके हैं ना ये? हाँ। नियम नंबर 6 और 7 में जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आता है अगला नियम। आगे बढ़ सकता हूं? अंतिम पंक्तियों में बैठे हुए दोस्त, आगे बढ़ सकता हूं? क्या बात, वेरी गुड। नियम सुनिए। कोई भी स्वर, क्या हो दोस्तों? कोई भी स्वर। ये कहां होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण। क्या होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण। कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और उसके बाद कौन सा वर्ण है? छह वर्ण। कौन सा वर्ण है? छह। यह गिनती का नहीं है दोस्तों, यह है छह वर्ग का दूसरा। छह वर्ग का कौन सा? दूसरा छकार। छह वर्ण का योग हो तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, इस नियम को, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। मैं लिखने का पर्याप्त समय दे रहा हूं, आप जिस समय समझाया जाए केवल समझने पे गौर कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी चीजें आ रही है ये। किसी भी स्वर के साथ यदि छह वर्ण का योग होता है तो इन दोनों के मध्य ध्यान से समझना, छह वर्ण का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आगम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर में भी हमें बदलाव नहीं करना, छह वर्ण का भी हमें कोई बदलाव नहीं करना, बल्कि इनके मध्य हमें और कौन सा वर्ण जोड़ना है? छह वर्ण जोड़ना है। आगम का मतलब तो पता है ना, नया वर्ण लिख देंगे, नया वर्ण लिख देना। क्या कहलाता है दोस्तों? आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैसे शब्द आता है आच्छादन। शब्द क्या आता है दोस्तों? आच्छादन। संधि विच्छेद क्या होगा? हमें पता है छह वर्ण का क्या क्या है? आगम।
तो विच्छेद करते समय इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर बीच में योग का चिन्ह लगा देंगे। पहले क्या है आ और बाद में क्या है छादन। कोई भी स्वर के बाद 6 वर्ण आ रहा है तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं। क्या? च का आगम कर लेंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? इस 6 वर्ण का हमने आगम कर लिया है। 6 वर्ण का क्या किया है दोस्तों? आगम कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है? छादन। सबको जोड़ेंगे तो आ च आधा है और आगे है छादन, तो छादन। आच्छादन का पुनः क्या लिख दिया गया? आच्छादन लिख दिया गया। और शब्द आते हैं दोस्तों जैसे परिच्छेद। अब आप इसको लिख भी सकते हो, साथ में मैं बोल रहा हूं उनका भी ध्यान रखना। परिच्छेद का विच्छेद होगा परि प्लस छेद। शब्द आता है छत्र छाया। हम जिसे छत्र छाया बोलते हैं, हम इसे क्या लिखते हैं दोस्तों? छत्र छाया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छत्र छाया। वर्तनी शुद्धि की तरह ध्यान रखना, मध्य में च आएगा। एक और शब्द आता है वृक्ष छाया, मध्य में च लिखा जाता है। वर्तनी शुद्धि की बात करें तो हम इसका प्रयोग नहीं करते, वृक्ष प्लस छाया लिख देते हैं, जो कि इसका संधि विच्छेद है दोस्तों। तरु छाया, तरु छाया क्या हो जाएगा? तरु योग छाया। विच्छेद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वी प्लस छेद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी स्वर के साथ 6 वर्ण का योग हो, किसी भी स्वर के साथ 6 वर्ण का योग हो, तो इन दोनों के मध्य अर्थात उस स्वर और 6 वर्ण के मध्य च का आगम कर दिया जाता है। 6 वर्ण का क्या कर दिया जाता है दोस्तों? आगम कर दिया जाता है। 6 वर्ण का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। 6 वर्ण का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। बात करें व्यंजन संधि के मुख्य नियमों की, तो मुख्य नियम 20 हैं जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी व्यंजन संधि पूरी नहीं हुई है। ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पे गौर करिए। व्यंजन संधि के मोटे-मोटे 20 नियम हैं। यदि सीधा उदाहरण आता है तो इनमें से आ चुका होता है। अब मैं 4 नियम अभी आपके सामने और रखने वाला हूं, जहां से भी शब्द पूछे जाते हैं, जो भी हमें व्यंजन संधि में मदद साबित करेंगे, मदद देंगे, सहायता प्रदान करते हैं। अगले नियम पे बढ़ सकता हूं क्या साथियों? लिख लिया? लेखन में शीघ्रता करें। विच्छेद में बता रहा हूं, आप अपनी ईमानदारी का परिचय दिया करें, ये न लिखें। ये मैं इसलिए बता देता हूं, आप घर जाकर के बिना देखे इनका विच्छेद करेंगे पुनः, ताकि आपके अभ्यास में आए। ऐसा नहीं है कि सर ने लिख दिए तो हम भी उतार लेते हैं। रटने लग जाओगे फिर दोस्तों, दिमाग नहीं दौड़ाओगे। अब से मैं विच्छेद नहीं लिखूंगा, कृपया स्वयं करें। हाँ बिल्कुल वही वाली बात होगी, कृपया स्वयं करें। केवल एक शब्द बताऊंगा, बाकी शब्द लिख दूंगा। विच्छेद खुद को करना होगा, ऐसे तो आप बिल्कुल कामचोर बन जाओगे। हमें कामचोर नहीं बनना है दोस्तों, महत्वपूर्ण। हाँ बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगले नियम की बात कर रहा हूं। नियम क्या है सुने। 21 नंबर नियम हो जाएगा हमारा। नियम है दोस्तों, एक उपसर्ग है निर। उपसर्ग क्या है? निर। और ठीक इसी प्रकार का एक नियम आपका 22 भी हो जाएगा। दोनों नियमों को एक साथ ले रहा हूं। एक उपसर्ग होगा कौन सा? दुर। क्या है निरुपसर्ग और क्या है दुरुपसर्ग? सुनना बहुत गौर से, नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ मेरे मित्र केवल लिखने का उद्देश्य समझते हैं, लेखन को विराम दें। मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं लिखने का। पहले नियम समझ लो, उसके बाद लिखना इसको। क्या कि यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, किसका योग हो दोस्तों? रैवर्ण का योग हो। और दुरुपसर्ग के बाद में भी किसका योग हो? रैवर्ण का। अब पता चल गया, दोनों को एक साथ लेने की वजह यही है कि दोनों में बाद वाला शब्द या बाद वाला वर्ण क्या है? समान है। दोनों में विकार होगा, वो भी एक जैसा होगा। विकार भी दोनों में एक जैसा होगा। क्या होगा सुनिए, कि यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, तो जो प्रथम रह, यह वाला जो प्रथम रह, जिसे हम स्वर रहित कह रहे हैं, जो प्रथम रह है, इसका दोस्तों हमें लोप करना है। क्या करना है? लोप कर देना है। लोप का मतलब अभी अभी पता चला है। क्या आप ही ने मुझे बताया कि लोप का मतलब तो सर गायब होना, हटा देना होगा। अर्थात जो आधा रह होगा उसे हम हटा देंगे। उसे क्या कर देंगे? हटा देंगे। यहां तक की बात पुनः सुने, यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो या दुरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, तो हमारे पास दो रह हो गए, एक तो आधा रह और एक पूरा रह। तो जो पहला रह है, प्रथम रह, वही है जो आधा है। तो प्रथम रह का लोप हो जाता है। प्रथम रह का क्या हो जाता है? लोप। और इसके ठीक पहला क्या बचा हुआ है? न में जुड़ी हुई छोटी ईट बची। क्या बची? न में छोटी हुई ई। और इधर क्या बचा हुआ है दोस्तों? द में जुड़ा हुआ छोटा ऊ। तो जब रैवर्ण का आप लोप करोगे तो इसके ठीक पहला वर्ण ये क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ आदेश। क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। अर्थात दीर्घ में बदल जाता है। दीर्घ में बदल जाता है। छोटा ऊ भी किसमें बदल जाएगा? दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। अर्थात दीर्घ आदेश हो जाएगा। यहाँ तक की बात एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ। नियम सुने बहुत अच्छे से, उदाहरण लूंगा, वहां तो समझ में आना ही है। पहले नियम तो समझिए। यदि निर उपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, यदि निर उपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, तो प्रथम रह का लोप कर देंगे। ठीक है? और रह से ठीक पहले जो मात्रा है उसे बड़ी कर देंगे। समझ में आया? निर उपसर्ग के बाद यदि रैवर्ण का योग हो तो पहले रह का तो लोप कर दिया, और जिसका लोप किया ना उसके ठीक पहले यदि छोटी ई है तो बड़ी ई बना दो, और छोटा ऊ है तो उसे बड़ा ऊ बना देंगे। यही तो हमने किया है। जैसे उदाहरण लूं, शब्द आता है नीरव। अब हमें बड़ा नी दिख रहा है, हमें पता है बड़ी किससे बनी है? छोटी से। जब उसके साथ रह था तो इसका विच्छेद होगा निर्योग रव। क्या होगा? निर्योग रव होगा। आगे बढ़ो, मैं इसको ऐसे निरुपसर्ग के बाद हमें रैवर्ण दिख रहा है,
मैं इसको टुकड़ा करके लिख रहा हूं, न प्लस छोटी ई, उसके बाद में है आधा रे, ये लो तोड़ लिया पूरा। आगे क्या लिखा हुआ है, रे और वे। यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो, यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो, तो इस प्रथम रे का तो क्या कर लेंगे, लोप, और ये ई क्या हो जाएगी, दीर्घ। तो बचा क्या, न प्लस बटी ई, और आगे क्या बचा हुआ है, रे और वे। सबको जोड़ेंगे तो न में बटी तो नी, और रव का रव। ठीक है, ऐसे ही इसका समझिए, जैसे शब्द आ जाता है दुरव, शब्द क्या है, दुरव, तो इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों, दुर प्लस रव, दुर प्लस रव। एक बार रुको, बाद में लिखना इनको, इसका एक विच्छेद और समझ लो, उसके बाद इन दोनों नियमों को अलग अलग फेर करना है। रे में छोटा ऊ जुड़ा हुआ है, उसके बाद रे वर्ण आधा, ये हमने इसका टुकड़ा कर लिया। आगे आ गया रे, और उसके बाद में है वे। यदि दुर उपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग, तो पहला रे तो क्या हो जाएगा, लोप, और छोटा ऊ किसमें बदल जाएगा, बड़े ऊ में। बचा है दे और बड़ा ऊ, और आगे क्या है, रव। तो दे में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो दू, और रव का रव। इसके और उदाहरण लिख रहा हूं, नीरस, निर प्लस रस। अब ये वाला उतारिए, 21 वाला पूरा, और उसके उदाहरण। नीरज, निर प्लस रज होगा, ध्यान रखना, नीरज का क्या करेंगे, निर प्लस रज करेंगे। यदि प्रत्यय हटाना हो तो नीर प्लस जय होगा। यदि नीरज शब्द आ जाता है प्रत्यय में, तो इसमें जय प्रत्यय करना, कौन सा करना है, जय। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, नीर का मतलब जल में, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात ये कमल का पर्यायवाची भी है। लेकिन यदि संधि से या उपसर्ग से आपको टुकड़ा करवाए तो निर प्लस रज करना, निर प्लस रज करना दोस्तों। हाँ, शब्द आता है निरोग, निर प्लस रोग, निर प्लस रोग। ऐसे ही दुर वाले में आते हैं, जैसे दुराजय, दुराजा, दुर प्लस राजा, दुर प्लस राज। हाँ, दूरस, दुर प्लस रस। नियम नंबर 21 और उदाहरण 22 और उदाहरण फेयर कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़े क्या, दोनों नियम अलग अलग लिखना। नीरज में यदि आपको, ये कमल शब्द का पर्यायवाची होता है, यदि प्रत्यय पूछा जाए तो इस नीरज शब्द में प्रत्यय होगा नीर प्लस जय, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। लेकिन हमें पता है दोस्तों कि प्रत्यय के योग में कभी संधि नहीं मानी जाती, अर्थात यदि नीरज शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो यह मत कर देना। क्यों, क्योंकि प्रत्यय के योग में संधि कदापि नहीं होती है, प्रत्यय के योग में संधि मानी ही नहीं जाती है। यह बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, कहीं पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जब हम उपसर्ग और प्रत्यय की बात करेंगे तो इस बारे में बहुत विस्तार से हम वार्ता करने वाले हैं। यदि आपसे नीरज शब्द का उपसर्ग के अनुसार यदि विच्छेद करवाता है तो उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा, निर प्लस रज, निर प्लस रज। यहां तक की बात समझ में आ गई। अगले नियम की बात कर रहा हूं। अब जो दो नियम और रहे हैं, अब हम अंतिम 23 और 24 नंबर पे जिन नियमों की बात करेंगे वो नियम होंगे आपके नए वर्ण से संबंधित। किससे संबंधित होंगे, नए वर्ण से संबंधित नियम होंगे। बहुत अच्छे नियम है, बहुत मजेदार नियम है। सुनो क्या होते हैं नियम। नियम क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न है, स्वर रहित न लिख दिया ना, कहां लिखा है, शब्द के अंत में, कहां लिखा है, शब्द के अंत में, और उसके साथ और उसके बाद में कोई शब्द हो। नियम को पुनः सुने, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, स्वर रहित न है। आप लिखना मत इस नियम का शॉर्ट फॉर्मेट फेयर मत कर देना। यदि जो बिल्कुल आप अग्रिम में लिख लेते हैं, अग्रिम लिखने वाले व्यक्तियों को इसका नुकसान होगा। अब मैं इस नियम को शब्दावली में लिखवाऊंगा, परिभाषा के शब्दों में लिखवाऊंगा। अब अंतिम शेष रहे दोनों नियम, क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी अटपटी है, समझ में नहीं आने वाले शॉर्ट फॉर्म से। नियम क्या है, पुनः सुनिए। नियम क्या है, पुनः दोहरा रहा हूं कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, अंतिम वर्ण क्या है, स्वर रहित न, और उसके बाद किसी शब्द का योग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस स्वर रहित न का लोप हो जाता है। स्वर रहित न का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। कुछ समझ में आया क्या। हमारे
पास कोई भी शब्द होगा जिसका अंतिम वर्ण हलंत लगा हुआ न होगा और उसके बाद यदि कोई शब्द हमें जोड़ना हो, चाहे वो संधि से जोड़ो चाहे वो संयोग से जोड़ो, इसमें अधिकतर संयोग के उदाहरण आते हैं। शब्द का संयोग, ये लो, ये ध्यान रखना आप। तो अधिकतर इसमें जो शब्द आएंगे वो किसके आएंगे? संयोग के। अब हमारे ध्यान में दो प्रश्न उठते हैं। प्रश्न पहला कि सर संधि अलग चीज है और संयोग अलग चीज है, होता है या नहीं? मैंने खुद बताया था आपको जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे उस समय जाना था कि यदि दो वर्ण जुड़े और बदलाव हो तो ही उसे संधि कहेंगे, यदि बदलाव नहीं होता तो वहां संयोग होता है। अब आप कहोगे कि सर संयोग में तो बदलाव नहीं होता अर्थात संयोग को संधि में गिना नहीं जाता, तो आप इसे संधि में क्यों पढ़ा रहे हो? प्रश्न उठना चाहिए या नहीं? पुनः सुनना, मैंने स्वयं कहा था कि संयोग जहां होगा संधि नहीं होती है, संयोग जहां होगा संधि नहीं होगी, कि वर्ण जुड़ते हो और बदलाव नहीं होता तो वहां संधि नहीं होती है, वहां संयोग होता है। संयोग अलग चीज है और संधि अलग चीज है। मैं ही तो मना करने वाला हूं और मैं ये कह रहा हूं कि संयोग होगा, तो बताओ इसको संधि में लेने की वजह क्या है दोस्तों? संधि में लेने की वजह है यह लोप, बदलाव तो किया ना, बदलाव तो कर ही रहे हैं। आप व्यंजन को हटा रहे हो तो बदलाव हो गया या नहीं हुआ? बदलाव इसको हटा देने के बाद में संयोग होगा, पहले नहीं होगा, हटा देने के बाद में होगा। और एक बार बदलाव हो जाए उसके बाद योग हो संयोग हो कोई मतलब नहीं है। बदलाव कर दिया, चाहे लोप के रूप में करो, चाहे आगम के रूप में करो और चाहे आदेश के रूप में करो, इन तीनों में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो संधि में गिना जाएगा। और हम कौन सा परिवर्तन कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? अब एक शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। युवाणी शब्द क्या है दोस्तों? युवाणी, युवाओं की वाणी, स्वामी विवेकानंद की युवाओं की वाणी मानी जाती है ना, वैसे इसका संधि विच्छेद होता है युवन प्लस वाणी। क्या है दोस्तों? युवन योग वाणी। नियम क्या है? पुनः सुने, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, मिल गया क्या? उसके बाद किसी शब्द का योग होता है और वो भी कैसे हो रहा है? संयोग की तरह। मेरा मतलब इस वाणी शब्द को जब युवन में जोड़ेंगे तो इस व की वजह से इधर वाले वर्णों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव हम क्या करेंगे? इस नए वर्ण का, इस नए वर्ण का क्या कर लेंगे? लोप करेंगे। नए वर्ण का क्या करेंगे दोस्तों? लोप कर देंगे। यह चीज हमने जान ली है नियम से। पुनः सुने कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और आगे किसी शब्द का योग हो रहा है तो न का लोप हो जाएगा, बचा हुआ पद ऐसा लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर संयोग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? संयोग। हमें यहाँ कोई बदलाव नहीं करना, यू का तो यू लिख दो और वाणी का वाणी लिख दो। समझ में आया? क्लियर? और शब्द देता हूं, जैसे एक आता है प्राणी मात्र। शब्द क्या आता है? प्राणी मात्र। इसका विच्छेद क्या होता है दोस्तों? प्राणी न प्लस मात्र। विच्छेद क्या होगा दोस्तों? प्राणी न प्लस मात्र होगा। एक बार यहाँ तक का मैं नियम बोल के लिखवा देता हूँ, फिर आप इनको फेर करना शुरू करना। नियम लिखिए, नियम नंबर 23 पे, नियम नंबर 23 लिखे, यदि प्रथम शब्द का, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अब सुनो ना, ध्यान से सुनना एक बार। मैं तो बोलूंगा स्वर रहित न हो, तो आप ऐसे मत लिखना स्वर रहित न, ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए न। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हलंत लगा हुआ न हो, अब तो समझ में आ गया, सरल शब्दों में बोल दिया है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके बाद, और उसके बाद किसी शब्द का, और उसके बाद किसी शब्द का योग होता है। पुनः बोल रहा हूं, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके बाद किसी शब्द का योग होता है तो हलंत न का, यानी कि स्वर रहित न का, तो इस हलंत लगे हुए न का लिख दीजिए, न हलंत का लोप हो जाता है। न स्वर रहित जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लोप हो जाएगा, मतलब इसे हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इसको। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। पुनः सुनिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न है और उसके बाद किसी शब्द का योग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में न का लोप हो जाता है। अब आप इसका यह वाला उदाहरण फेर कर दीजिए और मैं लिख देता हूं प्राणी विज्ञान। अब मैं इनका विच्छेद नहीं लिखने वाला, कृपया स्वयं करें। हाँ, आदतें खराब हो जाती है ना, हमें तो चाहिए हर शब्द का विच्छेद बता दें, फिर क्यों? मेहनत तो करनी नहीं है ना। बिल्कुल, प्राणी विज्ञान, बहुत अच्छा शब्द लिखने वाला हूं। स्वामी भक्त, स्वामी भक्ति भी आ सकता है, भ्रमित मत हो जाना, दोनों का एक ही प्रकार से होगा। स्वामीन प्लस भक्त और स्वामीन प्लस भक्ति। पिता को मारने वाले को पितृहंता कहा जाता है, ऐसे ही आत्म अपने आप को मारने वाले को क्या कहा जाता है? आत्मनहंता, अर्थात आत्मन प्लस हंता। इसका विच्छेद होगा दोस्तों आत्मन प्लस हंता, आत्मन प्लस हंता। बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना, इसको लिख लीजिए, इसका मैं विच्छेद भी लिख दूंगा। हाँ सर, विच्छेद तो सबके लिख दो तो मजा ही आ जाए। सन्यासी वर्ग, इसका विच्छेद होगा दोस्तों सम प्लस न्यासीन प्लस वर्ग, सन्यासी वर्ग। एक और शब्द आता है, बहुत चर्चा में भी रहता है, ये युवावस्था। यह ऐसा शब्द है जहां लोप के बाद भी संधि होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका संधि विच्छेद लिख रहा हूं युवन प्लस अवस्था, युवन प्लस अवस्था। एक बार जरा ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें, अंतिम शब्द को देखिए, युवावस्था का संधि विच्छेद होता है युवन प्लस अवस्था।
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न है और आगे शब्द का योग हो रहा है तो न का लोप किया। जैसे ही मैंने न का लोप किया तो वे में जुड़ा हुआ ए और ये वाला ए और ए मिलकर के क्या हो जाता है आ। क्या हो जाता है आ। यदि आप कह दो कि सर हम इसका युवान प्लस अवस्था कर लें तो भी ध्यान देना, युवान प्लस अवस्था करोगे तो भी आपको संधि तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि न को हटा दिया तो वा में ए जोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी हो रही है लोप के बाद। युवावस्था उतार लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा शीघ्रता से लिखें ताकि इसका अंतिम नियम और चर्चा में ले सकें। व्यंजन संधि पूरी हो जाए फिर बात करेंगे विसर्ग पे। लिख दिया यहां तक का? उतार लो आराम से। मैंने आपको दीर्घ संधि में एक शब्द लिखते भी चलो सुनते भी चलो। दीर्घ संधि में एक शब्द बताया था रामायण, याद आ रहा है? उसको अंडरलाइन करवाया था 2 बार तो उसकी चर्चा कर चुके हैं। तीसरी चर्चा अब वाले नियम में होगी। तीसरी चर्चा अब जो हम नियम लेने वाले हैं वहां होगी। बढ़ सकता हूं नियम की तरफ। व्यंजन संधि का अंतिम और महत्वपूर्ण नियम। व्यंजन संधि का अंतिम और महत्वपूर्ण नियम देखिए क्या है, सुने इसको बहुत पहले गौर से सुनना। इसको भी मैं बोल के लिखवाऊंगा, आपको स्वयं नहीं लिखना है, पहले केवल नियम को समझिए। न से संबंधित ही है। शब्द में क्या लिखा हुआ हो? न। कहां लिखा हुआ है? कोई आवश्यक जगह निश्चित नहीं। यदि न से पहले बचा हुआ जो शब्द है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पे गौर करनी है। यदि न वर्ण से पहले बचे शब्द में कहीं भी री रे श, कितने वर्ण लिख दिए? 3। तीनों मूर्धन्य है। री मूर्धन्य स्वर हो गया, ये रे वर्ण भी मूर्धन्य है और श वर्ण भी मूर्धन्य है। कुछ किताबों में यहाँ पर आपको लघु ई भी मिलता है, पर ध्यान देना जहां लघु ई आता है वहां रे आ जाता है, इसलिए आप इस लघु ई को याद भी नहीं करो तो कोई टेंशन नहीं है। इतना ही ध्यान रखना है कि तीनों वर्ण मूर्धन्य वर्ग के हैं। और ये चीज तो हम ये भी जानते हैं कि मूर्धन्य है तो ये न भी मूर्धन्य में बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अर्थात न के स्थान पर क्या बनाना है? अणय बनाना है। पर नियम क्या है? नियम सुनो, यहाँ पर मैं कोई योग का चिन्ह नहीं लगा रहा। योग का चिन्ह नहीं लगा रहा, इसका मतलब इस री रे या से का कोई स्थान निश्चित नहीं है। यदि मैं कहता क्या कि री रे या से और उसके बाद में लिख देता क्या? न, इसका मतलब तो यह होता कि न से ठीक पहले इन तीन में से कोई एक होगा। न से ठीक पहले एक तो होता है ठीक पहले और एक है पहले, दोनों में अंतर होता है या नहीं? ठीक है, आप सभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन यह पंक्ति मेरे ठीक सामने है और आप अन्य सभी भी सामने हैं। वही बात, ठीक पहले का मतलब हुआ कि न से ठीक पहले वाला वर्ण, और केवल पहले का मतलब हुआ कि बचे हुए शब्द में कहीं भी, बचे हुए शब्द में कहीं भी। नियम यह नहीं है, नियम यही है। सुनिए, परिभाषा के शब्दों में बोल रहा हूं कि यदि न वर्ण से पहले, यदि न वर्ण से पहले शेष शब्द में कहीं भी, यदि न वर्ण से पहले शेष शब्द में कहीं भी मूर्धन्य स्वर यानी कि री रे या मूर्धन्य सकार हो तो न के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। ये तो कौन सा वर्ण है? नकार। और ये कौन सा है? नकार। न के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। दोस्तों, मैं उसी शब्द को लेना चाहूंगा जो मैं 2 बार रेखांकित करा चुका हूं, रामायण। इस रामायण शब्द का संधि विच्छेद राम प्लस आयन होता है। दीर्घ स्वर संधि ही इसमें मानी जाती है। दीर्घ स्वर संधि ही मानी जाती है। यहाँ पर मैं कोई विच्छेद का जिक्र ही नहीं कर रहा, इसका मतलब विच्छेद से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस नियम में संधि विच्छेद कैसा हो रहा है कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल न का क्या बनाना है? अणय बनाना है। ध्यान दीजिए, केवल अयन शब्द की मैं बात करूं तो इस अयन शब्द में बताओ न से पहले री रे या से में कुछ है क्या? नहीं है ना। पुनः देखिए, अयन शब्द में री भी नहीं है, रे भी नहीं है और से भी नहीं है। इसका मतलब न इस स्थिति में तो नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि में जुड़ा हुआ ए और आगे भी क्या जुड़ा हुआ है? ए। आगे क्या लिखा हुआ है? ये और न। इसका टुकड़ा ये हो गया और इसका टुकड़ा ये हो गया। ए और ए दीर्घ संधि में क्या बनता है? आ। इधर क्या बचा है? रा और मैं हलन, और आगे लिखा हुआ है ये और न। यहाँ तक की बात तो समझ में आई जो दीर्घ स्वर संधि में पढ़ते हैं हम। ध्यान देना, रा का तो रा लिखा जाएगा, में आ जोड़ेंगे तो बना मा, ये का ये। अब आएगी महत्वपूर्ण बात। न से ठीक पहले बचा जो शब्द था यहाँ तक अयन में, इन तीन में से कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन जैसे ही इस न शब्द को यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा तो रे वर्ण आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? न वर्ण से पहले बचे हुए शब्द में कहीं भी री रे या से में से एक मिल जाए। रे मिल गया यहाँ पे, रे मिलने के कारण इस न के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? अणय। अर्थात मैं क्या लिखूंगा? नकार लिखूंगा। समझ में आया क्या दोस्तों? ठीक है, शब्द और बता रहा हूं। जैसे एक शब्द आता है परिणाम, इसका विच्छेद होता है दोस्तों परि प्लस नाम। अब यहाँ पर तो बहुत मजे की बात देखिए, न से ठीक पहले रे भी मिल रहा है या लघु ई भी मिल रही है, लेकिन मैं इसी को ऐसे लिख दूं, परिमाण लिख दूं, अब तो नहीं है ना? परि प्लस मान हो गया, न से पहले तो नहीं आया ना। समझ में आ गया कि यहाँ पर ठीक पहले होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि न से पहले बचा हुआ शब्द कहीं भी हो, उसमें इन तीनों में एक भी वर्ण यदि आपको मिल जाता है तो न के स्थान पर अणय लिखा जाएगा, नकार लिखा जाएगा। नियम लिखो पहले, फिर मैं और उदाहरण लिखूंगा, आप फेर कर लेना। मैं बोल के लिखवाता हूं नियम को। यदि न वर्ण से पहले, शब्द में कहीं भी
यदि नए वर्ण से पहले शब्द में कहीं भी री रे शय मूर्धन्य वाला से लिखना। यदि नए वर्ण से पहले शब्द में कहीं भी री रे और शय यानी कि मूर्धन्य से, यदि नए वर्ण से पहले शब्द में कहीं भी री रे या शय वर्ण। अब सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, जरूरी नहीं कि तीनों आए, तीन भी आ सकते हैं, इन तीनों का भी आ सकता है प्रयोग, दो का भी आ सकता है, एक का भी आ सकता है। तीन में चाहे तीन आए, चाहे दो आए, चाहे एक आए, इनमें से कुछ भी आ जाए। क्लियर होगी बात? पुनः बोल रहा हूं, पंक्ति मिलान करना कि यदि नए वर्ण से पहले शेष रहे शब्द में कहीं भी री रे या शय वर्ण हो तो, लिखिए आगे, शय वर्ण हो तो न के स्थान पर नकार, तेवर का पांचवा लिखना है अणे, न के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है, न के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है, ऐसे लिखना है, न के स्थान पर अणे आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। इसके बाद आप इन शब्दों का फेर करना आरंभ कीजिए। मैं कुछ और शब्द लिख देता हूं। शरण, सर प्लस न, ऋण री प्लस न, हाँ प्रण प्र प्लस न, पुराण पुरा प्लस न, विष्णु विष प्लस नो, कृष्ण कृष प्लस न, कृष्णा कृष प्लस न, कृष्णा कृष प्लस न, परिणय परि प्लस नय, हरण हर प्लस न, नारायण नार प्लस अयन। मैंने विच्छेद भी नहीं बताया, स्वयं करें। हाँ आधा हो पूरा उससे कोई मतलब नहीं। आधा रहे वाला उदाहरण कहाँ है? मैंने तो कुछ लिखा नहीं, ये रहा, ये वाला, ये पूरा है रे। हाँ आए तो भी यहाँ पर ये आधे ही होंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ये आधे ही हैं। इनमें अगर ए जोड़ोगे तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, इनमें से कुछ मिलना चाहिए। व्यंजन तो स्वर रहित ही होंगे और री स्वर है, इनमें से कुछ भी मिले। ये व्यंजन संधि के सभी नियम आपकी पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। अब इसमें एक टॉपिक बचता है एन की संधि का, जो हम विसर्ग संधि के बाद, अभी अपवाद पे हमने चर्चा कर ली इसी के, अब विसर्ग संधि के साथ साथ ही हम उस एन की संधि को भी ले लेंगे, हालांकि वो व्यंजन संधि में ही आती है। अभी आपका जो मध्य अंतराल है इसके ठीक बाद हम आरंभ करेंगे एन की संधि के दो नियम है छोटे छोटे, वो अलग से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद विसर्ग संधि आरंभ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक का लिख लिया हो तो आप अपना मध्य अंतराल लुत्फ उठा सकते हैं।